हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, चूँकि अब ज़्यादा वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर रह नहीं गया है, तो तकरीबन 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और आने वाला आम चुनाव देश के लिए अब तक 17 लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं और उसके आगे आने वाले जो यह 18वां लोकसभा के लिए जो सरकार का चुन करके आना है, यह देश के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। 8 महीने यानी कि 240 दिन। अगले 8 महीने बाद पार्टियों के पास ये समय नहीं होगा कि उन्हें अपना प्लान कैसे तैयार करना है या फिर अपना प्लान क्या रखना है। तो सारी बातें एक एक बात जो भी नेता, जो भी महत्वपूर्ण नेता है या जो भी बड़े बड़े नेता हैं और जो भी फैसले ले रहे हैं अपने पार्टी को लेकर के और अपने पार्टी के भविष्य को लेकर के, कि आखिरकार जो मौजूदा सरकार है, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, और आगे आने वाले समय में क्या ये जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जिस तरह से इन्होंने अपना करिश्मा लोकसभा चुनाव के अंदर दिखाया था, क्या वही जादू जनता के ऊपर बना रहेगा? सवाल ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा महत्व रखने वाला है। सभी पार्टियां अभी से ही चुनाव की तैयारियों को लेकर के ज़ोर शोर से लगी हुई है और सभी ने अपना एक एजेंडा तय कर लिया कि हमें इस मुद्दे पे अब धीरे धीरे, चूँकि अब लोग आम चुनाव के पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आने वाले 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे से भी बहुत कुछ अगले लोकसभा की तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिर जनता का रुझान या फिर जनता का मन किस तरफ है। और सारी बातों का एक ख़ास मतलब है और सारे नेता जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके विपक्ष की बात मैं इसलिए करूँगा क्योंकि वो अपना पूरा दम लगा रही है, पूरा हिम्मत दिखा रही है। वो हालांकि जो आईएनसी है उसके पास वर्तमान में 50-55 सीटें ही लोकसभा के भीतर मौजूद हैं, तो संख्या बल के हिसाब से उन्हें अभी भी अगर सरकार के अंदर वो अपनी पकड़ चाहते हैं इस स्थिति के बाद भी, तो उन्हें कम से कम 220, अगर अकेले दम पे सरकार बनाना चाहते हैं तो 220, और अगर सहयोगी के दम से भी सरकार बनाना चाहते हैं तो उन्हें 300 के आंकड़े को छूना होगा, तभी जा कर के वो अगले लोकसभा में अपनी दावेदारी मजबूत रूप से रख सकते हैं या फिर उसमें अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। पर अगर पिछले 2-3, अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें या फिर 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें या फिर उससे पहले जो 2004 और 2000 में जो यानी कि पिछले 4-5 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हम अगर प्रकाश डालें, उनके आंकड़ों पर गौर करें, तो विपक्ष में रहने वाली सरकारों के, विपक्ष में रहने वाली पार्टियों के पास भी इतना बहुमत होता था, इतना संख्या बल होता था कि एक सम्मानजनक स्थिति होती थी। पर 2014 के नतीजों ने और 2019 के आम चुनाव के नतीजों ने विपक्ष के पास, जो पार्टी विपक्ष में गई उनके पास इतना भी सीट नहीं रहा कि जो मतलब
जिससे लोकसभा के भीतर उन्हें विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जा सके। 10% सारी लोकसभा सीटों का 10% भी उनके इस हिस्से में नहीं रहा, जिसके वजह से उन्हें विपक्षी दल होने का भी दर्जा नहीं मिल पाया। फलस्वरूप स्थिति विपक्ष की काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो गई और खस्ता हालत हो गई। हालांकि समय बदला है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वर्चस्व रहा है और बीजेपी ने अपना झंडा उसके अंदर गाड़ा था। और अब ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदा सरकार के पास अब 10 महीने बचे हैं। 2022 में 5-6 महीने और उसके बाद 5 महीने, तकरीबन 10 या 10.5 महीने मौजूदा सरकार के पास है। वो क्या कुछ इस बचे हुए समय में जनता के लिए क्या कुछ करती है या फिर क्या ऐसे फैसले लेती है जिससे जनता के अंदर यह विश्वास जग सके कि जो मौजूदा सरकार है उसके लिए ज़्यादा सही है, या फिर जनता अपने लिए एक नया विकल्प देख रही है। क्योंकि वर्तमान में लोगों की कई समस्याएं हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, असमानता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इन सब चीज़ों को इन सारी पहलुओं के बीच जो भी पार्टियां संतुलन बनाएगी या फिर सभी के लिए एक समावेशी विकास लेकर के आएगी, सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और रोजी रोटी और किसानों के लिए, विशेषकर किसानों के हितों की ज़्यादा बात कौन करेगा। तो ये सारी बातें अगले लोकसभा चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमने देखा है जो सेकंड टर्म रहा बीजेपी का, जो ये सेकंड टर्म रहा, इसमें सरकार के सामने कई चुनौतियां आई और सरकार ने भी कई जगह ऐसे कदम उठाए जो जनता के लिए अच्छे नहीं थे। और हालांकि कुछ कड़े कदम पहले सरकार में भी उठाए, पर बावजूद जनता ने उनका पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देख करके उनके ऊपर दोबारा विश्वास जीता और पहले से भी ज़्यादा अधिक बहुमत के साथ उन्हें सरकार में वापस भेजा। पर इस बार परिस्थितियाँ अलग है। दोनों ही पार्टियाँ, जो वर्तमान में सत्ता में है और जो विपक्ष में है, जिनके पास सत्ता नहीं है या फिर जो सत्ता पाने के लिए सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उन सभी के पास फिलहाल दोनों के लिए स्थिति आसान नहीं है। मौजूदा सरकार भी या पूरे दमखम के साथ नहीं कह सकती कि वो अगले लोकसभा चुनाव में भी पूरे संख्या बल के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई यह नहीं कह सकता कि हम वापस सत्ता में आ रहे हैं, या फिर विपक्षी ये दावा नहीं कर सकती कि इस बार सत्ता उनके हाथों में, उनके पाले में जाने वाली है। हालांकि एनडीए ने तो फिलहाल कोई नामाकरण में बदलाव नहीं हुआ है, पर यूपीए ने अपना नाम बदल करके इंडिया रख दिया है। और देखते हैं पार्टी का जो नाम बदलने से जो उनकी स्थिति बदलती है, जो सत्ता का सूखा है वो समाप्त होता है या फिर बना रहता है। तो सबसे बड़ी बात यही है। तो किसान, बेरोजगार और देश का विकास, जहाँ समुचित विकास, आज भी बहुत सारे देश की ऐसी स्थिति है, देश के हालात ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिछड़ापन है। देश के विकास की धारा में वो समानांतर रूप से नहीं चल पा रहे हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, और लेकिन एक बात तो साफ है, बात साफ यह है कि सरकार किसी के भी आएगी, लेकिन इसके संकेत तो ज़रूर मिले हैं कि जो भी सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से ही आएगी। और ऐसा लगता नहीं है कि जनता अब पहले की जो स्थितियां होती थी कि जनता मतलब आधा अधूरा बहुमत दे दिया, पूरे 5 साल खींचतान चलती रही, इस्तीफ़ा हो गया, बीच में भ्रष्टाचार हो गए। तो सर्वदलीय सरकार में, बहुदल की सरकार में यह होता है कि अगर एक सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो फिर सहयोग की मदद से बनाए गए सरकार में कई सारे भ्रष्टाचार उभर करके सामने आते हैं, लोग बंदरबाट करने में लग जाते हैं और देश का विकास कहीं ना कहीं पीछे जुड़ जाता है। तो सारी समस्याओं को लेकर के जनता सजग है कि क्या आगे स्थिति रह सकती है, कमियां भी देख रही है, खूबियां भी देख रही है। तो आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन आईएनसी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि
वर्तमान में उसके पास 50 या 54 सीटें हैं। पर अगर मैं बात करूं 2000 के चुनाव में, तो जो आंकड़े कहते हैं कि 2000 में बीजेपी के पास 182 सीटें थी, और 182 सीटें थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। और आईएनसी के पास 114 थी। और 2004 में जबकि बीजेपी हार गई थी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया था कांग्रेस पार्टी ने, और बीजेपी को मिले थे 138 सीटें और कांग्रेस पार्टी को मिले थे 145, यानी कि दोनों पार्टियों में सीटों का ज़्यादा अंतर नहीं था। हारने जीतने वाली जो पार्टी सत्ता में आई उसके पास 145 सीटें थी, और जो सत्ता से बाहर हुई उसके पास 7 या 8 सीटें कम थी, यानी कि लगभग। पर बावजूद कांग्रेस पार्टी ने सभी दलों के साथ अपना समर्थन हासिल किया और सरकार बनाई। और वहीं फिर 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पास 116 सीटें मिली, और इस बार कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में उछाल आया। उन्होंने कुछ अच्छे काम किए जिसके कारण उनके सीटों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है। 206 सीटों के साथ वो दोबारा 2009 में सत्ता में वापस आई। पर तो तो कहने का अर्थ यह है कि हारने के बावजूद भी इतनी बुरी तरह से विपक्षी दलों ने नहीं हारा कि एक मजबूत विपक्ष बना रहा। देश के पास एक मजबूत विपक्ष रहा 2004 के लोकसभा चुनाव में और 2009 के लोकसभा चुनाव में। पर 2014 से स्थिति बदली है, और 2014 में भी स्थिति 2014 में स्थिति बदली है, और 2019 में भी 2014 वाली स्थिति में कुछ खास अंतर नहीं आया। विपक्ष कमज़ोर रहा, जिसकी वजह से सरकार को अपने फैसले लेने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, वो आसानी से अपने फैसले कर पाई। तो बीजेपी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। आते ने उन्होंने कश्मीर से उस विवादित धारा को ख़त्म किया, राम मंदिर का निर्माण शुरू किया, ऐसे तमाम बड़े फैसले हैं। या फिर कोविड को लेकर के जिस तरह से सरकार ने उचित तरीके से देश में टीकाकरण का अभियान चलाया, और फिर अन्न कल्याण योजना जो सारी देश में पूरी तरह से अन्न का जो वितरण किया गया, तो ये सारी बातें गरीबों को लेकर के जो कार्य किए गए सारी बातें सही रही है। कुछ मामले यदि छोड़ दिया जाए तो सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के ज़्यादा आरोप नहीं लगे हैं, पर जनता में असंतोष बढ़ा है, ये सभी लोग जानते हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। तो अब देखना वही है कि आगे क्या स्थिति रहने वाली है और किस तरह का विजन लेकर के पार्टियां आगे जाएगी, किस तरह का मिशन उनके पास मौजूद है, या किस तरह के मिशन को लेकर के वो आगे चल रहे हैं। फ़िलहाल तो मेरा ये दूसरा ही वीडियो है, तो ज़्यादा कुछ समस्याएं बहुत सारी हैं, हमारे सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं, आसान काम है नहीं। तो कुछ बातों की व्यस्तता रहती है, कुछ बातों को लेकर थोड़ा समय कम मिल पाता है, इसलिए धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक लगातार एक क्रम बनाया जाए, जिससे कि जो बातें मैंने शुरुआत पहले अपनी वीडियो में कही थी कि आगे आने वाला लोकसभा चुनाव जो है उसकी एक एक जो है हम बातों को, एक एक बारीकियों को, कि आखिर पार्टियां जो कदम ले रही है, जो फैसले वो कर रही है, वो उसके हित में है या हित के खिलाफ है, उसके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। तब आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नई बात के साथ आएंगे, और एक मैं जानता हूँ कि फ़िलहाल जो मैंने वादा किया था उसे भी पूरा नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ, पर बावजूद एक कोशिश हमारी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ, और आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमें हौसला देता है। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छा लगे तो उसे शेयर कर दें, और जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।